हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग इस समय आर्गुमेंट्स फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड की चर्चा कर रहे हैं। इस क्रम में हमने अपने पिछले लेक्चर में ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट और कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट की चर्चा की थी। आज हम लोग टेलियोलॉजिकल आर्गुमेंट अर्थात उद्देश्यमूलक प्रमाण की चर्चा करेंगे। उद्देश्यमूलक प्रमाण अर्थात टेलियोलॉजिकल आर्गुमेंट को प्रयोजनात्मक युक्ति अथवा संरचना का तर्क भी कहा जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रयोजनात्मक युक्ति विश्वमूलक प्रमाण अर्थात कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट का ही विस्तार है। विश्वमूलक प्रमाण और उद्देश्यमूलक प्रमाण दोनों का प्रस्थान बिंदु विश्व या प्रकृति ही है। विश्वमूलक प्रमाण के अनुसार विश्व एक कार्य अथवा घटना है और ईश्वर इसका कारण है, जबकि प्रयोजनमूलक तर्क विश्व को एक व्यवस्था अथवा योजना के रूप में देखता है और ईश्वर को इस व्यवस्था का एक व्यवस्थापक सिद्ध करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट यह सिद्ध करता है कि ईश्वर है, किंतु ईश्वर की कोरी सत्ता भक्त के चित्त को आकृष्ट नहीं कर सकती। कोरा अस्तित्ववान ईश्वर कदापि आराध्य नहीं बन सकता है। इसी प्रकार कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट विश्व के कारण के रूप में ईश्वर की सत्ता प्रमाणित करता है, किंतु यह प्रमाण ईश्वर में सद्गुणों की पुष्टि नहीं कर पाता और शुद्ध कारण के रूप में भी ईश्वर उपास्य नहीं बन पाता है। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि टेलियोलॉजिकल आर्गुमेंट अर्थात उद्देश्यमूलक प्रमाण ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट और कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट की कमियों को दूर करने के उद्देश्य से ही अस्तित्व में आया। टेलियोलॉजिकल आर्गुमेंट यह बोध कराता है कि ईश्वर विश्व का चैतन्यपूर्ण अभिकल्पना करता है, वह विश्व में मूल्यों का सुव्यवस्थापक है, वह अपरिमित बौद्धिक सत्ता है और यह ईश्वर आराधना के अधिक निकट है, जो धार्मिक जीवन का आदर्श है। जैसा कि हम जानते हैं कि कांट महोदय ने ईश्वर सत्ता विषयक सभी प्रमाणों का खंडन किया है, फिर भी उनके दिल में उद्देश्यमूलक प्रमाण के प्रति दर्द है। वे कहते हैं कि इस प्रमाण का ध्यानपूर्वक मनन करना चाहिए, क्योंकि यह प्राचीनतम सुस्पष्ट प्रमाण है और मानव की समान बुद्धि के सर्वथा अनुकूल है। इसी प्रकार प्रमाण से अरुचि रखने वाले ह्यूम महोदय कहते हैं कि विश्व पर अन्यमनस्क होकर दृष्टिपात करने से मूढ़मति को भी इसमें योजना, उद्देश्य तथा संकल्प का आभास मिलेगा। टेलियोलॉजिकल आर्गुमेंट यह स्पष्ट करता है कि विश्व में सर्वत्र अनुभूत योजना, सामंजस्य और संगठन एक अपरिमित प्रतिभा का बोध कराता है, जिसे धर्मनिष्ठ व्यक्ति ईश्वर कहता है। निष्पक्ष और पूर्वाग्रह से मुक्त होकर यदि विश्व के विविध घटनाओं का अवलोकन किया जाए तो सभी घटनाओं में परस्पर अभियोजन और एक निश्चित प्रयोजन परिलक्षित होता है। विश्व की अनोखी व्यवस्था और अति सूक्ष्म यांत्रिकता मनुष्य के सीमित बौद्धिक शक्ति की देन नहीं है, बल्कि अपरिमित बौद्धिक शक्ति की देन है। कृत्य से कर्ता का अनुमान किया जा सकता है। ब्राउनिंग कहता है कि यदि स्वामी दिखाई नहीं देता, तथापि उसकी उपस्थिति के प्रमाण भवन की छत से लेकर नींव तक छितराए रहते हैं। इसी प्रकार बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है, आराम मत्स्य पश्यन्ति न तम पश्यन्ति कश्चन, अर्थात हम उस विश्वात्मा के दृष्टि भी देख पाते हैं, उसे नहीं देख पाते हैं। विश्व में कोई भी घटना निष्प्रयोजन नहीं है। जीव के हर अंग का कुछ न कुछ प्रयोजन है। जैसे आंख वस्तुओं के दर्शन के लिए है, तो कान ध्वनि श्रवण के लिए है। व्यवस्था और प्रयोजन दोनों सहवर्ती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विश्व में पर्याप्त व्यवस्था प्रयोजन को पुष्ट करती है। सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच एक निश्चित व्यवस्था है जो सह प्रयोजन है।
यदि सूर्य का प्रकाश वनस्पति और जीव को न मिले तो उनका अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाता है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, निर्धारित अवधि तक रात और दिन का रहना, ग्रह नक्षत्रों में एक निश्चित गति का होना तथा ऋतु परिवर्तन और ज्वार भाटा की नियमितता के मूल में एक निश्चित व्यवस्था और प्रयोजन है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आंधी, तूफान, महावृष्टि, अनावृष्टि, भूचाल, बीमारी और महामारी के आधार पर विश्व में अव्यवस्था और अनियमितता को प्रमाणित नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद भी इन घटनाओं का एक निश्चित प्रयोजन है और सृष्टि की व्यवस्था में प्रमुख योगदान भी है। व्यक्ति विशेष इन घटनाओं को अशुभ इसलिए कहता है कि वे उनके स्वार्थ को सिद्ध नहीं होने देती, किंतु भूचाल पृथ्वी के दूषित तत्व को बाहर निकाल देता है, जिससे पृथ्वी के क्षतिग्रस्त होने का भय बना रहता है। इसी प्रकार बुखार, जुकाम और अतिसार भी निष्प्रयोज नहीं है। स्वास्थ्य विरोधी दूषित तत्वों को बाहर निकालने के लिए शरीर को इन बीमारियों की अपेक्षा रहती है। प्रकृति में सर्वत्र चुनाव व बहिष्कार देखा जाता है। जो तत्व लाभकर है उसे ग्रहण कर लिया जाता है और जो हितकर हैं उन्हें त्याग दिया जाता है। परिस्थिति के अनुसार सभी जीवों को सुविधा उपलब्ध है। जैसा कि हम जानते हैं कि मनुष्य बुद्धिमान और संपन्न प्राणी है और बुद्धि के बल पे वो नए नए रिसर्च करता है तथा बीमारियों से बचने के लिए वो विभिन्न दवाओं की खोज करता है, जबकि पशु बुद्धिहीन और विभिन्न प्राणी है। स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि मानव और पशु में सिर्फ एक ही अंतर है, वह है विवेक का। आगे हम देखते हैं कि बीमारी से मुक्त होने के लिए जो पशु होता है वह दवा की व्यवस्था नहीं कर पाता, क्योंकि उसके पास विवेक का अभाव है। इसके बावजूद भी प्रकृति पशु के अंग प्रत्यंग में बीमारी को दूर करने की दवा भर देती है। पशु की जिह्वा में बड़े से बड़े घाव को ठीक करने की आश्चर्यजनक दवा रहती है। स्टूडेंट्स, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समस्त ब्रह्मांड व्यवस्था के नियमों से आबद्ध है, अर्थात संपूर्ण कॉस्मिक ऑर्डर एक सामंजस्य और व्यवस्था से बंधा हुआ है, एक नियम से बंधा हुआ है। अनेक विभिन्नताओं के बावजूद भी ये संपूर्ण विश्व एक नियमित ढंग से या एक कॉस्मिक ऑर्डर को बैलेंस करते हुए गतिमान रहता है। जैसे कि ऋग्वेद में इस व्यवस्था को, नैतिक व्यवस्था को ऋत कहा गया है। इसी प्रकार न्याय वैशिक में इसे अधिष्ट कहते हैं तथा मीमांसा में अपूर्व कहा जाता है। अतः चुनाव और बहिष्कार बिना चेतन तत्व के संभव नहीं है तथा चेतन पुरुष की अनुपस्थिति में प्रकृति विश्व रचना करने में असमर्थ है। विश्व की समस्त घटनाओं में सुनियोजन देखकर नियामक के रूप में एक अपरिमित चेतन सत्ता अर्थात ईश्वर में विश्वास सहज ही होता है। यहाँ पर हेगल की चर्चा करना आवश्यक हो जाता है। हेगल कहते हैं, रीजन इज द सब्सटेंस ऑफ द यूनिवर्स, द डिजाइन ऑफ द वर्ल्ड इज एब्सोल्युटली रेशनल। अर्थात बुद्धि विश्व का तत्व है और विश्व सृष्ट नितांत बुद्धि संगत है। हेगल ईश्वर को संबंधों की ऐसी समझ के रूप में स्वीकार करता है जिसके कारण सभी वस्तुओं को गति मिलती है और जो सभी वस्तुओं में अंतर्निहित संगति को आत्मसात करने में समर्थ है। स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने टेलीलॉजिकल आर्गुमेंट की चर्चा की। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आर्गुमेंट्स फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के अंतर्गत हम लोगों को 4 पॉइंट पे विचार करना है, जिसमें पहला पॉइंट था, इस पर हम लोगों ने विचार कर लिया है, ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट। सेकेंड पॉइंट था कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट और आज थर्ड पॉइंट पे हम लोगों ने विचार किया जो है टेलीलॉजिकल आर्गुमेंट। अब अगला पॉइंट है मोरल आर्गुमेंट अर्थात नैतिक प्रमाण।
आप लोगों को पता है कि यह बिंदु काफ़ी इम्पोर्टेंट है और अक्सर एकेडमिक एग्ज़ाम और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही आप लोगों से हम कहना चाहते हैं, इस समय लॉकडाउन चल रहा है, संपूर्ण विश्व कोरोना महामारी से पीड़ित है और आप लोगों से मेरा यह अनुरोध है कि घर पे रहें और सुरक्षित रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपने लेक्चर को हम समाप्त करते हैं और अगले लेक्चर में मोरल आर्गुमेंट के साथ हम आप लोगों के समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।